क्या आप जानते हैं ये दूल्हा दुल्हन हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई और ये मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। ये इतने खुश हैं जैसे कि पहली बार शादी हुई हो। अब ये है एक गांव जहां पर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स आए। जेसीबी मशीन बुलाई गई एक कब्र की खुदाई के लिए। ये परफेक्ट कपल जिनकी जोड़ी काफी अच्छी लग रही है, अब इनके नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। इधर गांव में प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आए थे, जैसे कि कॉन्फिडेंस हो कि वो भयानक रहस्य इसी जमीन से बाहर निकलेगा। ये केस अभी के समय में एक राज्य में काफी चर्चित है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इनके सामने हो रहा है वो कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सत्य है। कोई भी केस परफेक्ट नहीं होता जिसमें अपराधी बच निकले, पर शायद इसमें था या शायद नहीं था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं आशा परमेश केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के टुमकुर या टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर हिब्बूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दासरहल्ली। इसी गांव में मौजूद है ये छोटा सा घर जिसमें एक परिवार रहा करता था। इसके मुखिया थे के परमेश। इनकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। ये डेली वेज वर्कर यानी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया करते थे। हालांकि मीडिया के अनुसार अब ये कॉन्ट्रैक्टर हो गए थे। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इनका काम था। घर में इनकी पत्नी पी आशा, जिनकी उम्र 48 साल थी, और 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी कुछ खास नहीं। हालांकि परमेश जी के कॉन्ट्रैक्टर बन जाने के बाद अब कुछ सुधार हो रहा था। आशा जी भी नौकरी किया करती। ये एक कंपनी या ग्रुप से जुड़ी हुई थी जो कि शादी विवाह, बर्थडे पार्टीज, ऐसे फंक्शंस को मैनेज करने, खाना बनाने का काम करते हैं। इनके दोनों बच्चे भी काफी महत्वाकांक्षी थे। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी पढ़ लिख कर अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे। बड़ा बेटा IAS की तैयारी करना चाहता था। 29 जनवरी 2026 एक आम दिन। परमेश अपने काम पर गए, आशा भी अपने काम पर चली गईं, बच्चे भी स्कूल गए। रात को सभी ने भोजन किया और सो जाते हैं। पिताजी अकेले सोते थे और माँ अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में। अब अगला दिन निकला। 30 जनवरी की सुबह हुई। पत्नी अपने समय के अनुसार जगती हैं, बच्चों को भी जगाया। उनके स्कूल जाने और भोजन इत्यादि की तैयारी करने लगी। इसी बीच इन्होंने ध्यान दिया कि इनके पति अभी तक उठे नहीं हैं। काफी समय हो गया। पहले तो ये उनको आवाज देती हैं, फिर उनके कमरे में जाकर चेक किया। वो बिस्तर पर आराम से सो रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपनी पत्नी को जवाब नहीं दिया। उनको देखकर आशा को थोड़ी घबराहट भी होने लग जाती है। वो जरा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। पत्नी ने उनकी सांसें चेक की, पर सांसें चल नहीं रही थी। ये देखकर इनकी चिंता और बढ़ जाती है। फौरन ये भागकर एक लोकल डॉक्टर के पास गई, उनको बुलाकर लाया। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और बोल दिया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही जैसे पत्नी और बच्चों की दुनिया ही पलट गई। अचानक क्या हो गया। आशा ने अपने और पति के परिवार को कॉल करने शुरू किए। गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। परमेश का परिवार कुछ देर में घर पर पहुंचता है। उनकी बहनें भी आईं। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था। परमेश स्वभाव के भी काफी अच्छे थे। इनका गाँव के लोगों से भी अच्छे रिश्ते थे। सबसे हंसकर मिला करते हैं। आस पड़ोस के लोगों को भी हैरानी हुई। सबको लग रहा था कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, उसी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले भी इस तरह के कई केसेस सुन रखे हैं। सोते हुए आदमी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से स्वर्गवास हो जाए, भले ही वो हेल्दी हो, दिल की कोई बीमारी ना हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इस केस में ना तो परिवार के लोगों ने और ना ही पड़ोसियों ने, किसी ने भी पुलिस को सूचित नहीं किया और ना ही हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ पर डॉक्टर अच्छे से चेक कर सके, इनकी जाँच करके कारण बताएं या पोस्टमार्टम किया जाए। परमेश जी की पत्नी, बच्चे, बहनें, बाकी परिवार के लोग काफी दुखी थे और रो रहे थे। सबको ये भी चिंता थी कि अब परमेश के परिवार का क्या होगा, इनका जीवन कैसे बीतेगा। परमेश ने भी बच्चों के लिए काफी सपने देखे थे जो अधूरा रह गया। 30 जनवरी के दिन ही इनका अंतिम संस्कार होता है। मीडिया के अनुसार पहले परमेश बेंगलोर में रहा करते थे, वहाँ कार ड्राइविंग का काम करते हैं। ये लगभग 10 साल या उससे भी पहले की बात होगी। बेंगलोर में ही ये आशा से मिले। आशा मूल रूप से मगदी नामक तालुक की रहने वाली है। इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। ये अपने पति के साथ बेंगलोर में रहा करती हैं, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद इनके पहले पति का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद ये अकेली पड़ गईं। अपने खर्चों के लिए छोटे मोटे काम करने लगीं। बेंगलोर में ही आशा की मुलाकात हो जाती है परमेश से। इनमें जान पहचान बढ़ी, बातें होने लगीं। परमेश ने आशा के पास्ट के बारे में भी सुना। आशा और इसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। परमेश को इससे प्यार हो चुका था और बिना किसी की परवाह किए इन्होंने उससे शादी कर ली। पर इस शादी से परमेश का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। आशा के परिवार में भी नाराजगी थी। दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। ये करीब 10 साल पहले की बात होगी। घटना के हिसाब से इनकी शादी को करीब 10 साल हो गए थे। उसके बाद ये लोग दासरहल्ली में आकर रहने लगे। परमेश ने डेली वेज लेबर का काम करना शुरू कर दिया। मजदूरी करके रोज थोड़ी बहुत कमाई होती, जिसके बाद घर के खर्चे निकलते हैं। समय के साथ इनके 2 प्यारे बच्चे भी हुए। अब घर के खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन कमाई उतनी ही थी। घटना से करीब 1.5 साल पहले आशा ने भी नौकरी करनी शुरू कर दी।
शादी विवाह जैसे फंक्शन में काम करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, साफ सफाई। धीरे धीरे परिवार की हालत भी सुधर रही थी। घर को रहने लायक रिनोवेट कराया। परमेश ने कुछ समय पहले एक बाइक भी खरीद ली। पर इनके अंदर एक बुरी आदत थी, जो है नशे करना, शराब पीना। परमेश के साथ भी यही था। ये भी पिछले कुछ साल से शराब का काफी सेवन करने लगे थे। काम से घर लौटकर पिया करते रात को। इनका लगभग रोज का हो गया था। अब इसका असर भी इनकी सेहत पर दिखने लगा। लोग इनको समझाते भी कि इस बुरी आदत से दूर रहो। जब उस 30 जनवरी के दिन इनका स्वर्गवास हुआ और दिल का दौरा पड़ने की बात आई, तो ये भी एक अहम कारण लगा कि नशीले पदार्थ के अधिक इस्तेमाल से ऐसा हुआ होगा। सभी ने यही मानकर संतोष कर लिया था। घर पर रिश्तेदार कुछ दिन रहे, उसके बाद चले गए। अपने अपने काम पर लग जाते हैं। घर खाली होने लगा। एक और केस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो आगे चलकर इस वाले केस से भी जुड़ेगा। बात मई 2011 के दिनों की है। कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में मारलवाड़ी थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे, चंद्रप्पा और सरस्वती। इनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। अब इनकी कोई संतान थी या फिर नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चंद्रप्पा मूल रूप से धागनी कोट नामक गांव के रहने वाले हैं। हालांकि रिसर्च के दौरान इस नाम का गांव कहीं मिला नहीं, पर गांव का जिक्र केस फाइल में किया गया है। लेकिन एक गांव है दगिना कट्टे नाम से, जो कर्नाटक के चन्नागिरी तहसील में आता है। अब पता नहीं केस फाइल में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर सच में धगनी कोट नामक गांव एग्जिस्ट करता है। तो चंद्रप्पा धगनी कोट इलाके का रहने वाला था, पर ये पत्नी के साथ मारलवाड़ी में रहा करते हैं। सरस्वती का मायका भी पास में ही था। इनके पिता का नाम है जयराम और माँ है वेंकट लक्ष्मम्मा। सरस्वती 3 बहनों में सबसे बड़ी थीं। बाकी 2 बहनें हैं मंजुला और गीता। परिवार के अधिकतम लोग डेली वेज लेबर हैं। 13 मई 2011 दोपहर का समय होगा। इस दिन सरस्वती अपने पति के घर पर थीं। पति चंद्रप्पा अपने काम पर गया हुआ था, घर से दूर था। घर के पास में ही किसी दूसरे की जमीन पर एक कुआं बना हुआ है, जो कच्चा था। मतलब उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार जैसी कोई भी चीज नहीं बनी थी। उसी कुएं में सरस्वती का पैर फिसल जाता है। अब ये अनजाने में हुआ या फिर जानबूझकर स्वयं किया, ये एक बड़ा सवाल था। इस दिन सरस्वती की बहन मंजुला, माँ और बाकी सभी लोग शादी में गए हुए थे। शाम के 4 बजे के आसपास इनको सूचना मिलती है। सभी यहाँ पर देखने भी आए। गांव के लोगों और पुलिस ने मिलकर उनको बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गए, पर वो बच नहीं पाई। इसी 13 मई 2011 को सरस्वती की मौसी गंगम्मा ये पुलिस में कंप्लेन करती हैं। इस घटना का इल्जाम इन्होंने लगाया सरस्वती के पति चंद्रप्पा पर। मौसी के अनुसार इनकी भांजी और चंद्रप्पा की शादी को 8 साल हो गए थे। 5 साल तक तो दोनों के रिश्ते काफी अच्छे रहे, लेकिन फिर इनमें अनबन शुरू हो जाती है, झगड़े होने लगे। घटना से कुछ दिन पहले मौसी ने अपनी बेटी को भांजी के ससुराल में भेजा था हाल चाल के लिए। जब बेटी घर पर वापस आई तो काफी डरी हुई थी। बताया कि सरस्वती पर उसका पति हाथ उठाता है, हाथापाई करता है, झगड़े करता है, उसको अपशब्द बोलता, ताने देता है। अब ये बात मौसी अपनी बहन को बताती है, यानी सरस्वती की माँ को। ये लोग उसके इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो अनहोनी हो गई। सरस्वती के पिता और माँ के अनुसार घटना से 3 दिन पहले और पिछले दिन भी बेटी घर पर आई थी मायके। उसने पति की सारी करतूतें बताई कि इसके साथ कैसा बर्ताव करता है, किस प्रकार से हाथ उठाता है, बेइज्जती करता है। कहता कि शादी में तुम कुछ भी लेकर नहीं आई, तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं दिया, ना पैसे और न ही सोने के गहने। इसको लेकर वो रोज ताने देता। वो शराब के नशे भी किया करता, जिसके बाद पत्नी से और भी झगड़े करता। सरस्वती जब भी मायके आती तो हमेशा कहती कि दोबारा पति के पास नहीं जाना चाहती, उसके साथ नहीं रहना। लेकिन अब तो शादी हो चुकी है, मजबूरन जाना पड़ता। वो इसको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता। सरस्वती के परिवार ने चंद्रप्पा पर आरोप लगाया कि वही बेटी को दहेज के लिए परेशान करता, तंग करता, जिसके बाद बेटी ने वो काम किया, दुनिया से चली गई। पुलिस चंद्रप्पा को अरेस्ट करती है। उसके ऊपर IPC 498A और 306 के चार्जेस लगे। चार्जशीट फाइल होती है, मामला कोर्ट में गया। चंद्रप्पा की तरफ से वकील ने कहा कि इनका क्लाइंट निर्दोष है, इस पर झूठे केस कराए गए हैं। इन्होंने कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसको परेशान नहीं किया। इनकी पत्नी को एपिलेप्सी था, जो एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। उसी वजह से गलती से वो घटना हो गई होगी, जिसका दोषी चंद्रप्पा को माना जा रहा है। यह भी कहा गया कि सरस्वती की मौसी ने घटना के बाद चंद्रप्पा से पैसों की डिमांड की थी। उस पर इसने कहा कि क्रियाकर्म पूरा होने के बाद देखेंगे, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करना इसके बस की बात नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने केस फाइल कर दिया। सरस्वती के माताजी का भी कहना था कि दामाद बेटी से सही बर्ताव नहीं करता था। परिवार ने पहले भी 2 बार केस फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिए थे। इन्होंने जोर देकर कहा कि वो घटना फिसल कर नहीं हुआ और चंद्रप्पा ने कभी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, इससे भी नकार दिए। घटना से पहले बेटी मायके आई थी और परिवार को सब कुछ बताया था। ये केस 2011 में शुरू हुआ और 2017 तक चलता है। इस बीच कई गवाह हॉस्टाइल भी हो गए, यानी बयान से मुकर गए, पीछे हट गए। 31 जुलाई 2017 को सेशन कोर्ट का फैसला आता है। इसमें कई गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, कई सारे सबूत, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ ध्यान में रखे गए।
चंद्रप्पा को आईपीसी 498A के तहत 1 साल की सजा और आईपीसी 306 के तहत 7 साल की सजा होती है। टोटल 8 साल। साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। अगर फाइन नहीं भरे तो 1 साल एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा। चंद्रप्पा कई साल जेल में रहा, फिर बाहर आ गया। ये टुमकुर के कुनिगल नामक जगह पर आकर शिफ्ट हो जाता है। यहीं पर रहने लगा। अब तक इसकी उम्र 46-47 साल के आसपास हो चुकी थी। इसने खाना बनाने का काम सीखा और शादी विवाह के फंक्शंस में कुक का काम करने लगा। इसकी जिंदगी भी पटरी पर आ रही थी। अब इधर 2026 में परमेश की घटना पर आते हैं। पति के जाने के बाद अब पत्नी को भी लगा कि लाइफ में कब तक ऐसे रोते रहेंगे। 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य को भी देखना है। इन्होंने अपने आप को संभाला और शादी करने का फैसला किया। इस बार इनकी तीसरी शादी थी। बच्चों को भी पिता का प्यार मिलना चाहिए। वो अभी काफी छोटे हैं। 20 या 21 फरवरी के आसपास की बात होगी। परमेश जी की एक बड़ी बहन है के नागम्मा, उम्र 60 साल के आसपास होगी। इनके पास कोई जानकार आया और एक वीडियो दिखाया। उनको भी किसी जानकार ने व्हाट्सएप पर भेजा था। जब वो वीडियो नगम्मा देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। ये शादी का वीडियो था जिसमें आशा शादी करके एक मंदिर से बाहर निकल रही थी। वैसे वो दूल्हा था चंद्रप्पा। यहाँ पर आशा और चंद्रप्पा की शादी हुई थी और शादी की डेट थी 19 फरवरी 2026। 30 जनवरी को आशा के पति के साथ वो घटना हुई। 19 फरवरी को आशा ने कहीं और शादी कर ली। पति का देहांत केवल 20 दिन पहले ही हुआ था। परिवार के लोग तो अभी भी परमेश के जाने के दुख से उबर नहीं पाए थे। कम से कम 40 दिन तक तो घर में कोई शुभ कार्य होता भी नहीं है, लेकिन पत्नी ने 20 दिन के अंदर ही शादी कर ली। ये काफी हैरान करने वाली बात थी। परमेश की बहन नगम्मा आशा को कॉल करके इसके बारे में पूछती है। उसने कहा कि अकेले जीवन कैसे बीतेगा, बच्चों के भविष्य को भी संवारना है, उनको देखना है, जो अकेले पॉसिबल नहीं। शादी तो ठीक था, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या थी। पति के जाने के 20 दिन के अंदर यहीं से बहन को संदेह उत्पन्न होने लगा। परमेश के दोनों बच्चे भी रिलेटिव्स के पास थे। आशा उनको अपने साथ नहीं रखती थी। अब बच्चों के लिए शादी की और उनको साथ नहीं रख रही है, ये भी थोड़ा अजीब था। आशा अपने ससुराल वालों को इग्नोर भी करने लगी। उनसे ठीक से बात नहीं करती, उनके कॉल्स नहीं उठाती। ये परमेश की फैमिली से दूरी बना रही थी। बहन को लगा कहीं भाई के साथ जो घटना हुई उसमें भी तो कुछ गड़बड़ नहीं। रिलेटिव्स के बीच भी बातें शुरू हो जाती हैं। इन्होंने 30 जनवरी के दिन परमेश के नाक की एक तरफ चोट का निशान देखा था और उसके प्राइवेट अंग के आसपास सूजन भी था। ये बातें अब याद आने लगी। 24 फरवरी के आसपास नगम्मा कुछ जानकारों के साथ हिब्बुर पुलिस स्टेशन गई और फॉर्मल कंप्लेंट किया। इनके भाई के साथ जो हुआ उसमें संदेह है, कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस को भी सब कुछ सुनकर डाउट होता है। अब परमेश का तो अंतिम संस्कार हो चुका था, उनको दफन कर दिया जा चुका था। पोस्टमार्टम भी हुआ नहीं, जो घटना के पीछे का असल कारण है पता चल सके। इसीलिए पुलिस कोर्ट के पास जाती है। मजिस्ट्रेट से परमिशन ली गई। 26 फरवरी के दिन ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स, स्थानीय तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये लोग इसलिए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है। जेसीबी की सहायता से परमेश को बाहर निकाला गया। उनको फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। अब पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। घटना के दौरान हुई एक एक चीज परिवार और गांव के लोगों से पूछा जाने लगा। संदेह परमेश की पत्नी आशा पर था। उसने इतने कम समय में दोबारा शादी कर ली। उसके पति चंद्रप्पा पर भी संदेह हुआ, क्योंकि ये शादी अरेंज मैरिज नहीं थी। न ही परिवार का कोई मेंबर चंद्रप्पा को जानता था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसने घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिए। परमेश को किसी भी प्रकार का हृदय रोग नहीं था, दिल का दौरा भी नहीं आया था, बल्कि चेहरे पर कुछ रखकर सांसें रोकने का प्रयास किया गया था। यहीं से केस खुलने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 4 मार्च को बहन नगम्मा एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस ने आशा और चंद्रप्पा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाले। घटना से पहले और घटना के बाद इनमें काफी बातचीत हुई थी। साथ ही साथ पहले भी कई घंटे दोनों बात किया करते हैं। मतलब इनका काफी समय पहले से कुछ चल रहा है। पुलिस 6 मार्च तक आशा और चंद्रप्पा को उठाती है और थाने लेकर गई। ये दोनों लगातार सारी चीजों से नकार रहे थे। इनका उस केस में कोई हाथ नहीं। फिर पुलिस ने माइंड गेम खेला। दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की। एक से बोला कि दूसरे ने सारा सच कबूल कर लिया है, सब पता चल चुका है, अब तुम भी मान लो। ऐसे दोनों अपना अपना गुनाह स्वीकार करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। इसकी शुरुआत करीब 1.5 साल पहले होती है, जब आशा ने शादियों में काम करना शुरू कर दिया। उनमें चंद्रप्पा भी हलवाई का काम करता। ऐसे दोनों की मुलाकात होती है। इनकी दोस्ती के बाद आशा अब अपने पति और बच्चों से इमोशनली दूर होने लगी। पर ये सब चीजें ज्यादा छिपती कहाँ हैं। जल्दी ही परमेश को पता चल गया कि पत्नी का बाहर कुछ चल रहा है। इन्होंने उससे बात की, उसको समझाया, पर आशा ने गुस्से में बोला कि ये ऐसा ही रहेगी, तुमको इसके साथ ऐसे रहना है तो रहो, डिवोर्स देना है तो दे दो या छोड़ दो। परमेश अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, ये उनसे दूर नहीं हो सकते हैं। एक और बात मीडिया में है कि परमेश आशा के मायके वालों का भी खर्चा उठाया करते हैं, उनको हर महीने पैसे भेजा करते हैं। अपने परिवार के साथ पत्नी के परिवार की भी जिम्मेदारी ली, उनके खर्च उठाते हैं। फिर भी आशा ऐसा कर रही है। अब परमेश अपनी पत्नी पर नजर रखने लगे हैं, उस पर रोक टोक करने लगे हैं कि कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। ये सब कुछ कई महीनों तक चलता है।
पति पत्नी में झगड़े भी होने लगे थे। इसके चलते भी परमेश ने काफी शराब पीना शुरू कर दिया था। लगभग रोज रात में पिया करते हैं। इसको लेकर आशा ने पुलिस को बताया कि पति को बुरी आदत थी और इनका बेटा आईएएस बनना चाहता है, उस पर गलत असर पड़ेगा। ये पति से परेशान हो चुकी थी। पत्नी आशा स्वयं को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पति को बुरी आदत थी और बच्चों के लिए ऐसा किया, जबकि कारण केवल एक था। पति इसको अपने बच्चों की वजह से छोड़ नहीं सकता था और बिना इससे अलग हुए अपने नए प्रेमी चंद्रप्पा से शादी नहीं कर सकती। इसने चंद्रप्पा को बोल दिया कि जब तक इसका पति है तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोनों काम के चलते अक्सर मिला भी करते थे। अब ये लोग साजिश तैयार करना शुरू कर देते हैं। इन्हें घटना ऐसे अंजाम देना है जैसे कि नेचुरल लगे, प्राकृतिक लगे, किसी को कुछ संदेह ना हो। अब पति को शराब की आदत थी, रोज रात को पीता है। ये इनके प्लान में एक प्लस पॉइंट था। वो नशे में सोया होगा इसलिए जग नहीं सकता, शोर नहीं कर सकता, विरोध भी नहीं करेगा। एक और दिक्कत थी, ये लोग गाँव में रहते हैं। कौन आता जाता है पड़ोसी देख सकते हैं। थोड़ी भी हलचल हुई तो पता चल सकता है। दोनों एक एक चीज ध्यान में रखकर प्लान कर रहे थे। दिन चुना 29 जनवरी 2026 का। मीडिया और पुलिस के अनुसार इस केस में चंद्रप्पा का एक दोस्त भी शामिल है, पर उसका नाम मीडिया में उजागर नहीं किया गया। आज की रात भी परमेश नशे में सोए थे, लगभग बेहोश थे। देर रात में आशा चंद्रप्पा को मौका देकर बुलाती है। ये दरवाजे के पास ही थी ताकि उनके आते ही खोल सके। चंद्रप्पा आया, सभी ने मिलकर उसके चेहरे पर तकिया रखा। कुछ देर में कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद चंद्रप्पा अपने घर पर लौट जाता है। आशा सुबह होने का इंतजार करने लगी। जब दिन निकला तो इसने ड्रामा शुरू कर दिया। आशा ने दिल के दौरे की बात सामने रखी थी। नशे की लत से भी सबको यही लग रहा था, तभी किसी ने संदेह नहीं किया। घटना के कुछ दिन तक तो आशा दुखी रहने का नाटक करती रही और सबके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। अपने बच्चों को भी इसने जानकार के घर पर भेज दिया। अब इसको रोक टोक करने वाला घर में कोई नहीं बचा था। अब इंतजार था कि जल्द से जल्द प्रेमी चंद्रप्पा से शादी कर लें। अगर ये दोनों 2 साल बाद शादी करते तो शायद ये केस कभी खुलता नहीं, तब किसी को भी संदेह नहीं होता। लेकिन इन्होंने केवल 20 दिन के अंदर ही शादी की। इस केस में एक और चीज ऑब्जर्व करना चाहिए। आशा जिसके पहले पति का स्वर्गवास हुआ, फिर दूसरी शादी की, उससे 2 बच्चे हुए। पति परमेश अपने परिवार के जीवन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि पत्नी के परिवार का भी खर्च उठाया करते हैं। उसी पति को रास्ते से हटाया ताकि अपने प्रेमी चंद्रप्पा से शादी कर सके। चंद्रप्पा का भी पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है। इस आदमी पर अपनी पहली पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने, उसको उकसाने के आरोप लगे थे, जिस वजह से कई साल ये जेल में रहा। पत्नी दहेज लेकर नहीं आई थी। अगर मान लें कि परमेश वाला केस कभी खुलता नहीं, आशा और चंद्रप्पा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। आशा को 3 बार प्यार हुआ, अगर चौथी बार भी हो जाए या फिर ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं चंद्रप्पा दहेज का लालची, पहली पत्नी उसी वजह से चली गई। यहाँ चंद्रप्पा और आशा ने लव मैरिज की। फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी कुछ खास नहीं। शादी को भी थोड़ा लो प्रोफाइल रखा था, ज्यादा किसी को पता ना चले। शादी में केवल करीबी लोगों को बुलाए थे, बिना किसी ताम झाम के शादी की। आशा भी नए पति के घर पर ज्यादा सामान लेकर नहीं गई होगी। शादी के कुछ महीने या कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहता है। उधर चंद्रप्पा की पहली पत्नी सरस्वती और सरस्वती की मौसी ने जैसा कहा, 8 साल की शादी थी जिसमें से 5 साल सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर झगड़े होने लगे दहेज को लेकर। तो क्या गारंटी है कि जब दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे से उब जाएं तो दहेज को लेकर झगड़े हों। यदि केस खुलता नहीं तो शायद आगे चलकर कुछ और मामला भी देखने को मिल सकता था। चाहे आशा किसी और के लिए चंद्रप्पा के साथ कुछ करे या फिर चंद्रप्पा किसी वजह से इसको परेशान करे, क्योंकि ये भी शराब का आदी था। अब चंद्रप्पा और आशा जेल में है। परमेश के दोनों बच्चों का क्या होगा, उनकी तो पूरी दुनिया ही बिखर गई। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।